मेरे बेटे ने विलायती बहू लाकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ना तो वो अंग्रेजन हमारी भाषा जानती होगी और ना ही हमारे भारतीय संस्कार। वो तो कीड़े मकोड़े खाती होगी पक्का। हे प्रभु, कहीं वो मेरी रसोई में भी छिपकलियां और कुत्ते न पकाने बैठ जाए। दुर्गा, बस भी करो, कितना खून जलाओगी? इतने सालों बाद बेटा विदेश से आ रहा है, उसके सामने ऐसा मुंह बनाकर रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ हाँ, जैसे इंग्लैंड की महारानी आ रही हो। दुर्गा देवी मुंह बनाते हुए दहलीज पर कलश रखती हैं और विलायती बहू को देखकर बड़बड़ाते हुए कहती हैं, ये अंग्रेजन ही मिली थी इसे ब्याहने के लिए। हमारे पूर्वजों को कितने साल लग गए इन अंग्रेजों को खदेड़ने में, लेकिन ये आजकल के छोरे फिर से उनकी लड़कियों को ब्याह कर यहाँ वापस ले आ रहे हैं। अरे ये अंग्रेजन है, इसे कौन सा कुछ समझ आ रहा होगा। पैरी पौना मम्मी जी, पैरी पौना पापा जी। हैं? हिंदी? ठीक है ठीक है, अब इस कलश को अपने पैर से गिराओ तब अंदर आओ, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। अनजाने में ग्रेसी ने उस कलश को इतनी जोर से ठोकर मारी, सत्यानाश, अपशगुन कर दिया इस अंग्रेजन ने तो। खैर, अपशगुन तो तभी हो गया था जब ये कलमुही मेरे बेटे की जिंदगी में आई। बहू, ये साड़ी का पल्ला सिर पर करके जाना, बेकार में मोहल्ले वाली कहेंगी कि मैंने अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं। दुर्गा देवी जी, बहू तो आपकी विलायती है, पर संस्कार आपने इसे देसी बता दिए हैं। वैसे घर के काम वगैरह आते होंगे, वरना सुना है विलायत में तो डिब्बा बंद सामान खोलो और खा पी लो। नहीं आंटी, मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है। इस तरह ग्रेसी चुपचाप अपनी विलायती सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी, टमाटो सूप बना रही हूँ, आप सबके लिए। ठंड भी बढ़ गई है, सूप सर्दियों में पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। तभी मैं सोचूं मेरा अनुराग इतना कमजोर क्यों हो गया है। तो उसे बिना मिर्च मसाले और बिना देसी घी खिलाए ये उबले टमाटर पीने को दे देती होगी, तभी तो बिल्कुल पतला डंडी हो गया है मेरा अनुराग। सामने से हट, आज मैं अपने अनुराग को देसी घी डालकर आलू के पराठे खिलाऊंगी और थोड़े से देसी घी के आटा लड्डू बनाकर रख लेती हूँ, कुछ तो घी जाए मेरे बच्चे के शरीर में। दुर्गा, तुम शायद भूल रही हो, हमारे बेटा बहू डॉक्टर हैं, अपने शरीर की देखभाल उन्हें पता है किस तरह से करनी है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू, जीती रहो। माँ, बस और नहीं, मैं पहले ही 2 देसी घी में लिपटे पराठे खा चुका हूं। सच में आज मुझे पता चल गया बहू ने तुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है, इसलिए तेरी भूख कम हो गई है। पहले तू मेरे हाथ के आलू के 6-6 पराठे खा जाता था। विलायती लड़की से शादी करके तू उसके जैसा ही बन गया है। तभी रसोई में सब्जियों को काट कूट कर पता नहीं क्या बना रही है। माँ जी, मैं सिजलर बना रही हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप एक बार खाकर तो देखो। माँ, मुझे सिजलर सलाद बहुत पसंद है, इसलिए ग्रेसी अक्सर मेरे लिए ये डिश बना देती है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विलायती बहू के साथ विलायती ही बनता जा रहा है। ग्रेसी, हम जब से आए हैं मैं देख रहा हूं कि माँ तुम्हें बात बात पर ताना देती रहती है। तुम्हें उनकी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं अनुराग, मैंने तो उनकी बातों को कभी दिल पर लिया ही नहीं। अगर वो आपकी माँ है तो मेरी सासू माँ भी तो है, और एक ना एक दिन मैं जानती हूँ मैं उनके दिल में जगह बना ही लूंगी। तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं ग्रेसी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम, कल सुबह ही निकलूंगी, शाम तक पहुंच जाऊंगी। रात का प्रोग्राम है मालती बहन के घर और गोद भराई का प्रोग्राम है, तो औरतों के बीच तुम लोग जाकर क्या करोगे? मैं ग्रेसी बहू को लेकर चली जाऊंगी, परिवार से मिलेगी, कुछ हमारे रीति रिवाज भी सीखेगी। माँ, तुमने ग्रेसी को ये क्या बना दिया है? इतनी भारी साड़ी और इतने गहने लाद दिए हैं। अरे तो खानदानी बहू है, सारी बिरादरी देखेगी तो क्या बोलेगी, सास ने कोई जेवर तक नहीं पहना रखा। बहू विलायती है तो सास को तो देसी रहने दो। दुर्गा देवी ग्रेसी को लेकर गांव के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचकर, बहू गांव आ गया है, सिर को पूरा ढक लो। ये गांव है, यहाँ हर घर में बहुएं सिर को पल्ले से ढककर रहती हैं। पर माँ जी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, शायद लाइट गई हुई है।
बहू, ये हमारा गांव है, तुम्हारा विलायत नहीं। यहाँ अक्सर बत्ती गुल ही रहती है और आती जाती रहती है। माँ जी, लगता है मेरे पैर गीली गीली मिट्टी में पड़ गए हैं। ये तो बदबूदार मिट्टी है माँ जी। बहू, ये बदबूदार मिट्टी नहीं, शुद्ध खुशबूदार गाय का गोबर है। इसके उपले बनाकर चूल्हा और अंगीठी जलाते हैं जिस पर खाना बनता है। अच्छा, सचमुच इंडिया कितना क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज खोजता रहता है। आओ आओ दुर्गा भाभी। अच्छा, तो ये है विलायती बहू। शहर में तो देसी सास विलायती बहू की जोड़ी खूब रंग जमा रही होगी। वो तो है दीदी, अब मुझ जैसी सीधी सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती ना। ये ताना बहुत बढ़िया मारा है भाभी तुमने। तुम तो बिल्कुल भी ना बदली हो। चलो आ जाओ, अपनी बहू से तो मिलो। आओ ग्रेसी बहू, तुम भी आओ। पूनम देखो, दुर्गा भाभी और उनकी विलायती बहू तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए आई हैं। ग्रेसी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे सुनहरे बाल तो बहुत खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो पूनम। कौन सा मंथ मतलब महीना चल रहा है पूनम? ये लो, इसकी डॉक्टरी शुरू हो गई। ग्रेसी, मेरा 7वां महीना चल रहा है, 2 महीने और अभी बाकी है। इस तरह सब लोग बातें करने लगते हैं और पूनम की गोद भराई की रस्में शुरू हो जाती हैं। ग्रेसी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक, आह माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो भी रुक रुक कर। अरे, मेहमानों की भीड़ भाड़ में हो जाता है। अभी तुम चुप करके बैठी रहो बहू, अभी और रस्में बाकी हैं। क्या हुआ मालती दीदी, पूनम कुछ बोल रही है? कुछ नहीं भाभी, मेहमानों के बीच थोड़ी थकावट हो गई है, शायद इसीलिए पेट में दर्द बता रही है। पूनम, कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे थोड़ा सा बताओ। पता नहीं ग्रेसी, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, कभी उठता है कभी रुक जाता है। ये लक्षण तो लेबर पेन के हैं। पूनम, मुझे लगता है तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि बच्चा होने का दर्द। अरे, अभी तो 2 महीने बाकी हैं, अभी कैसे बच्चा हो जाएगा? तुम भी कमाल करती हो ग्रेसी बहू। बुआ जी, जरूरी नहीं कि बच्चा पूरे 9 महीने बाद ही हो। कई बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। माँ जी, मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कुछ कीजिए माँ जी, बहुत भयंकर दर्द उठ रहा है। अब क्या होगा? रामकली दाई तो अपने बेटे के घर शहर गई हुई है, अब क्या होगा? तो दीदी दूसरी दाई को बुला लो। भाभी, ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर एक ही दाई है। डॉक्टर भी शहर में रहते हैं जो सुबह आकर शाम को अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए मत बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं पूनम को कमरे में लेकर जाना चाहती हूँ। मैं करूंगी पूनम की डिलीवरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम कैसे करोगी? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। और कुछ देर बाद ग्रेसी एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर मालती के पास आती है। बधाई हो बुआ जी, पूनम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। पूनम और बच्चा दोनों ठीक हैं। ग्रेसी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू और पोता दोनों सकुशल है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी विलायती बहू पर गर्व है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। माँ जी, आप भी तो मेरी बेस्ट मदर इन लॉ हो। लव यू माँ जी। और ग्रेसी का अच्छा व्यवहार उस दिन सबका दिल जीत लेता है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने चरित्र से महान बनता है। ये बात उस दिन दुर्गा देवी को समझ आ गई थी। मोनिका की सास कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आने वाली थी। मोनिका छत पर कपड़े सुखाने गई तो पड़ोसन शालू मिल गई। अरे मोनिका, क्या बात है? आज तो तूने बड़ी जल्दी मशीन लगाकर कपड़े धो भी लिए। अरे वो आज मेरी सासू माँ आने वाली है ना। फिर तो तेरे से मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा। अरे वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रही हैं, मुश्किल से 1-2 हफ्ते बस। लगता है दरवाजे की घंटी बज रही है, लगता है राहुल माँ जी को लेकर आ गए हैं। मोनिका नीचे जाकर दरवाजा खोलती है। माँ जी, पाए लागू, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ की तो पूछो मत, गर्मी में बुरा हाल हो गया। ट्रेन में इतनी गर्मी थी कि परेशान हो गई मैं तो।
मेरे लिए सबसे पहले मीठी लस्सी बना दे, फिर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आप आराम करो। माँ जी, आपके लिए पनीर की भुर्जी और मूंग धुली हुई दाल बनाई है, नहा लो, मैं रोटी सेक देती हूँ। सास के आ जाने से मोनिका को शालू से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन, मोनिका बहू कहाँ है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। ये दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही है? ठीक से सुनाई नहीं आ रहा। एक तो उम्र के साथ मेरे कान कमजोर हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं आता। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? मैं मेरी पड़ोसन शालू से बात कर रही थी। वो मुझे लहसुन का अचार डालना बता रही थी। उसने कल ही डाला है। आपको लहसुन का अचार पसंद है ना, इसलिए मैं आपके लिए भी डाल दूंगी। ठीक है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। झूठ बोल रही है, मेरी बुराई कर रही होगी और बोल रही है लहसुन का अचार डालने की रेसिपी सीख रही थी। मोनिका की सास मंदिर चली जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि काश वो शालू और मोनिका के बीच चल रही बातों को सुन लेती। कुछ दान दक्षिणा दे जाओ साधु को, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा बाबा? मैं तो अलग ही दुविधा में हूँ। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को जानता हूँ और उसका हल मेरे पास है। क्या? आप कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरी बहू मेरी पीठ पीछे क्या बातें करती है ये मैं नहीं जान पाती। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई माला है जिसे पहनकर तुम अपना रूप बदल सकती हो। तुम जैसा रूप चाहोगी वैसा रूप हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस माला के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस माला का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं अपनी बहू के बारे में सब कुछ जान सकती हूँ। मोनिका की सास साधु बाबा के रूप बदलने की माला लेकर घर आ जाती है। साधु बाबा ने मुझे माला तो दे दी, इस माला का उपयोग करके देखती हूँ। जादुई माला, मुझे मोनिका के रूप में बदल दो। अरे, मैं तो सचमुच मोनिका के रूप में आ गई। वो तो अभी बाजार गई हुई है। ये आवाज कौन लगा रहा है? ये तो पड़ोसन शालू है। मोनिका, कितनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी? ये ले, लहसुन का अचार लाई थी। वैसे तेरी सास अभी तक आई तो नहीं ना? उसके आने से पहले छुपा ले, वरना सारा खा जाएगी तेरी सास। तू कह रही थी ना सास के पीछे से देकर जाओ। अच्छा, तो ये बात है। मेरे बारे में ये बातें होती हैं। किस सोच में पड़ गई? जल्दी से पकड़, नहीं तो कहेगी कि सास आ गई है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सास ने तंग किया हुआ है। शालू मोनिका बनी सास को सारी बात बताकर चली जाती है, पर मोनिका की सास के मन में और भी बातें जानने की इच्छा थी। वो अपने रूप में वापस आ जाती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। रूप बदलकर मैं किसी से भी किसी की बात जान सकती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए क्या आई, मोनिका बहू ने तो मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब मुझे मोनिका बहू को सबक सिखाना ही हो। एक दिन मोनिका की सास शालू का रूप बनाकर मोनिका के पास जाती है। और मोनिका, तेरी सास कैसी है? कब जा रही है वापस अपने शहर? अरे अभी कहाँ, अभी तो अगले महीने और रुकने का इरादा है। पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा इन्हें। बताओ, ये आजकल की बहुएं हैं, मुझे झेल रही है ये। क्या करूं शालू, जब से मेरी सास आई है एक पैर पर खड़ी होकर सारे घर का काम करना पड़ता है। अच्छा, मैं चलती हूँ सासू माँ के लिए घिया के कोफ्ते बनाने, नहीं तो कहेंगी कि उनकी पसंद का खाना नहीं बना। ये रूप बदलने वाली माला ना होती तो मेरे सामने ये सच्चाई ना आ पाती। मोनिका की सास ऐसे ही कभी मोनिका और कभी शालू का रूप बदलकर मोनिका के मन की बात जान लेती थी। पर एक दिन, अरे आंटी जी, आज आप कपड़े सुखा रहे हो? मोनिका नहीं है क्या? अक्सर वही कपड़े धोकर सुखाने आती है, आज आप आए हो। हाँ, वो राहुल के साथ बाजार गई है, उसे थोड़ा काम था इसलिए। पता है आंटी जी, आपको इस उम्र में काम करता हुआ देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी तरह है, सारा दिन घर का काम करती है। वैसे मोनिका आपके बारे में जितना गलत बोलती है ना, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप वैसे हो। वो तो आपकी मेरे से कितनी बुराइयां करती है कि कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है
कि वो आप जैसी देवी समान सास के लिए इतना गलत कैसे बोल जाती है। इसका मतलब इस शालू की आदत है इधर की उधर चुगली करना। मुझे इससे सावधान रहना होगा और मोनिका बहू को भी इसके लिए सावधान करना होगा। बहू को बिगाड़ने की असली जड़ यही है। मुझे मोनिका के सामने इस शालू की सच्चाई लानी ही होगी, नहीं तो ये हमारे घर को खराब कर देगी। मोनिका की सास समझ गई थी कि मोनिका को बिगाड़ने में और भड़काने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है, इसलिए मोनिका की सास ने शालू की सच्चाई मोनिका के सामने लाने की सोची। और एक दोपहर जब मोनिका घर के काम कर रही थी तो मोनिका की सास ने शालू का रूप लेकर उससे बात करनी शुरू कर दी। अरे शालू, तू कब आई? दरवाजे से तो आते तुझे देखा नहीं। अरे तेरी सास से छुपते छुपाते आई हूँ। वो आजकल मुझ पर बहुत नजर रखने लगी है। शायद उन्हें मेरा तुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ कल की गाड़ी से ही अपनी सास को वापस भेज दे। कैसी हालत हो गई है तेरी, कितना काम करना पड़ता है तुझे उनका। शालू खबरदार, बहुत हो गया। मेरी सासू माँ जैसी भी है वो मेरी माँ समान है। ये बात ठीक है कि उनके आने से मेरा काम बढ़ गया है, पर अगर यही मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं उनके लिए काम नहीं करती? क्या तुम अपनी माँ के लिए काम नहीं करोगी? पर तू तो खुद ही तो कह रही थी कि उनके आने से बिजली का बिल ज्यादा आने लगा है, घर खर्च भी बढ़ गया है, तो फिर वो सब क्या था? मैंने गुस्से में बोल दिया था। पर तुझे पता है शालू, कल मेरा जन्मदिन है। मुझे राहुल ने पहले ही बता दिया। इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी सास मुझे सोने का हार गिफ्ट में दे रही है। अब बता वो कितनी अच्छी है। और मैं उनके बारे में इतना गलत सोचती थी। उन्होंने तो मेरे लिए काम वाली से भी बात कर ली है। वो राहुल से बोल रही थी कि जब वो यहाँ से जाएंगी तो एक काम वाली लगा कर दे देंगी जिससे मुझे सहायता मिले। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ जी जैसी सास मिली। मोनिका की ऐसी भावुक बातों को सुनकर मोनिका की सास अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो माला को उतार देती है। माला के उतरने से मोनिका की सास वापस अपने रूप में आ जाती है। माँ जी, आप तो फिर अब शालू कहाँ गई? ये सब क्या है? मोनिका बहू, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका की सास उसे अपने रूप बदलने की सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपके बारे में शालू से गलत कहा। मुझसे भूल हुई। मोनिका, मैं जानती हूँ तुम खुद गलत नहीं हो। शालू ने ही तुम्हें हमेशा भड़काया है। वो तुम्हारी बुराई मेरे से करती है, मेरी बुराई तुम्हारे से। उसका यही काम है। इसलिए मैं शालू की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती थी। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि शालू के रूप में मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुमने मुझे मान सम्मान दिया, ये जानकर मेरा दिल भर आया। माँ जी, पर अब इस रूप बदलने की सच्चाई का मुझे पता चल गया है। अब तो इस माला का जादू खत्म हो गया होगा। अच्छी बात है मोनिका बहू, माला का जादू खत्म हो गया, पर एक फायदा तो जरूर हुआ। आज मैं ये जान गई कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। आप भी तो मुझे बहुत प्यार करते हो माँ जी। मोनिका अपनी सास के गले लग जाती है। अब उसने शालू से इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यदि हम किसी से किसी की बुराई करते हैं तो कुछ देर बाद वही व्यक्ति हमारी बुराई दूसरों से करने लगता है। मोनिका की सास उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में सोने का हार देती है, जिसे पहनकर मोनिका बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है।